क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय बताने वाला हूँ। यह वीडियो 10वीं कक्षा के इतिहास का चैप्टर 1 है। इस पूरे वीडियो में आपको इसका पार्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है। एक ही वीडियो में हम लोग कुल चैप्टर को पढ़ लेंगे, पूरे चैप्टर को पढ़ लेंगे। यह पूर्ण वीडियो एनसीईआरटी पर आधारित है, यानी कि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है। आप किसी भी बोर्ड से हैं, अगर आपके बोर्ड में एनसीईआरटी चलता है तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए वीडियो को समझते हैं और आगे एक एक करके सभी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आइए सबसे पहले विभिन्न शब्दों से इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जैसे राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद का अर्थ होता है अपने देश के प्रति प्रेम की भावना, और यह प्रेम की भावना बहुत ही ज्यादा हो जाती है तो आप अपने देश के प्रति जान भी दे सकते हैं। जैसे हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी दिए थे और हमारे देश को आजाद किए थे, तो ये राष्ट्रवाद की भावना उस समय फ्रांस यानी कि यूरोप में बहुत ही तेजी से फैल रहा था। और राष्ट्र क्या होता है? अब यहाँ पर एक शब्द आता है, राष्ट्र क्या होता है? एक महान व्यक्ति अर्नेस्ट रेनर ने कहा था कि अगर किसी क्षेत्र में समान भाषा, समान नस्ल और समान धर्म से बने क्षेत्र है तो वह क्या कहलाता है? राष्ट्र कहलाता है, यानी कि राष्ट्र है। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। यहाँ पर अर्नेस्ट रेनर ने क्या कहा कि समान भाषा, नस्ल और धर्म से बना क्षेत्र क्या है? राष्ट्र है। क्या भारत में समान भाषा है? नहीं। क्या भारत में समान नस्ल के लोग रहते हैं? नहीं। क्या भारत में एक समान धर्म है? नहीं। तो क्या भारत एक राष्ट्र है? हाँ या नहीं? इसका कमेंट करके आप हमें जवाब जरूर दें। अगला जो शब्द है स्टेट जनरल। स्टेट जनरल क्या है? तो कहता है कि अगर किसी, जो ये स्टेट जनरल था, ये एक प्रकार की आम सभा थी। आम सभा कहाँ के लिए? फ्रांसीसी संप्रदायों के लिए। और यह 1789 से पहले था। उसके बाद इस 1789 के बाद जब क्रांति हुआ, और क्रांति के दौरान कह सकते हैं, इस जो आम सभा थी स्टेट जनरल, इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम क्या रखा गया? नेशनल असेंबली। ये जो आम सभा थी ये उन संप्रदाय और संपदाओं का प्रतिनिधित्व करती थी। आइए अब हम लोग अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। अगला शब्द है वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस क्या है? वियना कांग्रेस 1815 में लागू हुआ था, इसलिए इसे वियना कांग्रेस 1815 कहते हैं। वियना कांग्रेस यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन था, जो कब से कब तक चला था? 18 से 14 जून तक चला था 1815 ईस्वी को। और यह आयोजित किया गया था वियना में, इसीलिए इसे वियना कांग्रेस कहते हैं। तो यह था वियना कांग्रेस। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन। नेपोलियन कौन था? नेपोलियन का भी इस अध्याय में चर्चा किया गया है, तो इसलिए नेपोलियन समझना जरूरी है। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ था। यह एक महान सम्राट था जिसने अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया था। इसमें इतनी योग्यता थी कि अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में ही क्या बन गए थे? ये सेनापति बन गए थे। और इतना ही नहीं, जब ये सेनापति बने तो फ्रांसीसी युद्धों में फ्रांस की सेना को बहुत सारी जीतें लाई और अपार लोकप्रियता हासिल कर ली। और इतनी लोकप्रियता हासिल करने के बाद अंत में ये फ्रांस के शासक बन गए। और ये फ्रांस के शासक बन गए, और शासक बनने के बाद भी इन्होंने यूरोप में बहुत सारे युद्धों को जीता। और कह सकते हैं संपूर्ण कुछ भाग को छोड़ करके बहुत सारे क्षेत्रों में यूरोप पर किसका शासन था? नेपोलियन का शासन था। अगला जो शब्द है वह है उदारवादी। उदारवादी से आप क्या समझते हैं? तो उदारवादी एक लातीनी भाषा है जिसका उसके मूल्य पर आधारित है, जिसका अर्थ क्या होता है? आजाद होता है। और उदारवादी जो लोग होते हैं, जो उदारवाद के विचार को मानते हैं, वो तेज बदलाव को मानते हैं, यानी कि बहुत ही तेजी से विकास हो, बहुत ही तेजी से विकास हो, बहुत ही तेजी से बदलाव हो, और उसी को वो प्राथमिकता देते हैं। ये थे उदारवादी। उदारवादी के उल्टा एक और शब्द होता है जिसको बोलते हैं रूढ़िवादी। रूढ़िवादी जो शब्द है बिल्कुल ही आप समझ सकते हैं उदारवाद का उल्टा है। अगर उदारवाद तेज बदलाव को प्राथमिकता देता है तो जो रूढ़िवादी है वो धीरे विकास को प्राथमिकता देता है, यानी कि वो परंपरा स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है। वो कभी भी ज्यादा कह सकते हैं विकास नहीं चाहता है। तो उदारवाद का विपरीत शब्द क्या होता है? रूढ़िवादी। तो ये कुछ शब्द थे जो मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज इसे ध्यान से समझ सकते हैं। और अगर आपको इस शब्द का अर्थ बिल्कुल भी नहीं आता तो इसे नोट कर सकते हैं, याद रखने के लिए, समझने के लिए यह जरूरी है। नारीवाद क्या है? स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता, यानी कि पहले हमारे समाज में या पूरे विश्व में स्त्री को कम समानता दी जाती थी, इसे कमजोर माना जाता था, पुरुषों को ज्यादा मान्यता दी जाता था। तो इस आधार पर स्त्री ने आंदोलन किया और उन्होंने अपने लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर अधिकारों के हितों का बोध कराया, और इसी बोध को क्या कहते हैं? नारीवाद कहते हैं। उन्होंने अपने लिए आंदोलन किया और इसी को क्या बोलते हैं? नारीवाद। अगला जो शब्द है विचारधारा। विचारधारा से आप क्या समझते हैं?
तो विचारधारा जो होता है एक प्रकार की खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण को इंगित करता है, इंगित करता है। और इसी इंगित करने वाले विचारों के समूह को क्या बोलते हैं? विचारधारा कहते हैं। तो ये कुछ शब्द है जो मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान से समझिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ से आपका जो मुख्य बात है वो स्टार्ट हो जाता है यूरोप में राष्ट्रवाद। यह यूरोप का नक्शा है और यह यूरोप वियना कांग्रेस 1815 के बाद के यूरोप को दर्शाता है। जैसे यहाँ पर रूसी साम्राज्य, ऑस्ट्रियाई साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य, इसमें विभिन्न क्षेत्र आप देख सकते हैं, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, उसके बाद आप देखते हैं हंगरी, ऑस्ट्रिया, रोमानिया, सर्बिया, बुल्गारिया, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, तो ये क्षेत्र है। नॉर्वे देख सकते हैं, स्वीडन, स्पेन, उसके बाद और सर्डेनिया, कोशनिया, तो विभिन्न क्षेत्र यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यही क्षेत्र, इन्हीं सभी क्षेत्रों का नाम आपको विभिन्न बार आएगा, इसलिए ये जरूरी जानना है। आप याद रखिएगा हमेशा कि यूरोप में अगर राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई तो उसका प्रमुख कारण है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति ही वह कारण है जिसके चलते पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद फैल गया। और यूरोप में राष्ट्रवाद का जो प्रमुख कारण है वह फ्रांसीसी क्रांति है। तो इसीलिए फ्रांसीसी क्रांति से राष्ट्र का विचार किस प्रकार से पूरे यूरोप में फैला, आइए उस पर चर्चा करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत जो है 1789 में हुई और जैसे ही शुरुआत हुई लोगों ने अपनी मांग रखी। लोगों की क्या मांग थी? फ्रांसीसी क्रांति में लोगों का मांग था कि ये जो राजतंत्र है इसे खत्म किया जाए और क्या लाया जाए? प्रजातंत्र लाया जाए। क्यों? क्योंकि राजा बार बार कर बढ़ा रहा था। इसके पीछे कारण था क्योंकि राजा की भी मजबूरी थी, अगर वो कर नहीं बढ़ाता तो अपने जो कर्ज है वो नहीं चुका पाता। तो लोगों ने क्रांति की शुरुआत के लिए सामूहिक पहचान बनाना शुरुआत कर दिया। सामूहिक पहचान, आप हमारे देश में, भारत में विभिन्न धर्म, जाति, लिंग के लोग रहते हैं, विभिन्न नस्ल के लोग रहते हैं, लेकिन क्या सभी बोलते हैं कि हम इन धर्म से नाता करते हैं? नहीं। अगर आप बाहर जाते हैं तो सबसे पहले हम बोलते हैं भारतीय, 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 भारतीय। यानी कि आप किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो आप अपना पहले धर्म या जाति को नहीं इंगित कराते, पहले हम बोलते हैं हम भारतीय। तो इस प्रकार से भारतीय शब्द जो है हमारे लिए सामूहिक पहचान का काम करता है। वैसे है उन्होंने अपने सामूहिक पहचान को बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्य किए। जैसे स्टेट जनरल का चुनाव किया गया और उसका नाम बदल कर क्या रखा गया? नेशनल असेंबली कर दिया गया। फ्रेंच जो भाषा था फ्रांस का, उसे क्या बोला गया? राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिससे सबको क्या मिले? समान कानून का अनुभव हो। तो ये सारे कार्य किए गए थे ताकि क्या हो? फ्रांसीसी क्रांति तेजी आ जाए। उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो आयात निर्यात सीमा शुल्क था उसे समाप्त कर दिया गया। इसके साथ ही जो भार और माप की व्यवस्था थी, माप तोल होता है ना, वो, तो उसको एक समान कर दिया गया। पहले ये एक समान नहीं था। अगर आप किसी ए स्थान से बी स्थान पर जाते तो किसी वस्तु, इतनी सी वस्तु का वजन अगर 1 केजी था तो वही अगर आप बी स्थान पर जाते तो उसी का वजन हो सकता था कि आपको 2 केजी हो जाता या फिर उससे ज्यादा हो जाता। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं उतनी सी वस्तु का वजन यहाँ पर कैसे बढ़ गया, क्योंकि भार और माप की एक समान व्यवस्था नहीं थी। तो इस प्रकार से इसे भी सुधारा गया। इसका समर्थन उन्हें बहुत तरह से मिला, जैसे कि स्कूल कॉलेज के छात्राओं ने समर्थन किया और उन्होंने समर्थन के रूप में क्या किया? क्लबों का गठन किया। जैसे जैकोबिन क्लब छात्रों द्वारा बनाया गया क्लब है और इन्होंने फ्रांसीसी क्रांति में योगदान दिया। फ्रांस की आर्मी ने भी समर्थन के तौर पर क्या किया? राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाया और वो बढ़ाते चले गए। किस प्रकार से? जब वो विदेश गए, विदेश क्षेत्र में भेजे गए, उनको विदेश क्षेत्र में भेजा गया ताकि क्या हो? जो राष्ट्रवाद की भावना वो तेजी से बढ़ता चला जाए। तो इस प्रकार से राष्ट्रवाद की भावना के व्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति से हम लोग को दिखने लगा। उसके बाद फ्रांस में नेपोलियन आ गए फ्रांसीसी क्रांति के बाद। और नेपोलियन ने क्या किया? नेपोलियन का शासनकाल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है राष्ट्रवाद का उदय का। तो नेपोलियन जब फ्रांस में आए तो उन्होंने अपना शासन चलाना शुरू किया और उन्होंने प्रजातंत्र को हटा करके राजतंत्र लागू कर दिया। देख सकते हैं लोगों की मांग थी प्रजातंत्र, लेकिन प्रजातंत्र को हटा दिया नेपोलियन ने और क्या लाया? राजतंत्र लाया। लेकिन अभी भी लोगों को विश्वास था कि नेपोलियन हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा और नेपोलियन ने लाया नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन संहिता कहते हैं। 1804 में लाया था, इसलिए इसे नेपोलियन की संहिता 1804 भी कहते हैं। इसके तहत क्या किया गया? इसके तहत सबको कानून के समक्ष बराबर रखा गया और यही तो फ्रांसीसी क्रांति की मांग थी। तो लोगों को अच्छा लगने लगा। दूसरी बात, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखा गया, यानी कि जिसके पास जितना धन है वो उन्हीं के पास रहेगा और इसे ही क्या बोला जाता है? संपत्ति का अधिकार। आप जितनी संपत्ति रख सकते हैं। भू दासत्व और जागीरदारी का जो शुल्क था उससे मुक्ति दिला दी। किसने? नेपोलियन ने। तो ये था नेपोलियन के शासनकाल का प्रभाव।
अब आपके मन में आता है कि जागीरदारी क्या होता है, तो जागीरदारी शब्द से मैं आपको वाकिफुरा देता हूँ। जागीरदारी एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कि किसानों के तहत या फिर जमींदार और उद्योगपतियों द्वारा तैयार सामान का कुछ हिस्सा कर के रूप में सरकार को देना, और यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, जागीरदारी। और ये उस समय फ्रांस में था, और इसे समाप्त किसने किया, नेपोलियन ने। इतना ही नहीं, नेपोलियन के समय बहुत ही तेजी से व्यापार होने लगा, और कह सकते हैं आवागमन की सुविधा भी बहुत ही ज्यादा विकास कर गया, संचार भी बहुत ही ज्यादा विकास कर गया। इन सभी चीजों में विकास हुआ किसके समय में, नेपोलियन के समय में। राष्ट्रवादी विचार को बांटने के लिए उन्होंने कुछ क्षेत्रों पर कब्जा भी कर लिया, यानी कि राष्ट्रवाद के विचार को फैलाने के लिए, बांटने के लिए उन्होंने कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और कर को बढ़ाना और जबरन भर्ती जैसे काम शुरू कर दिए, और ऐसी अनेक व्यवस्थाएं क्या कर दी, स्थापित कर दी, जिससे अब लोगों को लगने लगा कि नेपोलियन जो है वो क्रूर हो चुका है और वह हमारे लिए खतरनाक हो चुका है। तो यहाँ से नेपोलियन का पतन जो होता है प्रारंभ हो जाता है जब उन्होंने ऐसा कर दिया। अब आइए हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण के लिए सबसे पहला जो जरूरी काम है वह सामूहिक पहचान। हम आपको बोले फ्रांस के लोगों ने सामूहिक पहचान बनाया, लेकिन अभी यूरोप में सामूहिक पहचान नहीं था। यहाँ की जो संस्कृति, परंपरा, ये सारा चीज समान होना जरूरी था, लेकिन ये सारी चीज समान नहीं था। हम आपको बताते उदाहरण के लिए, अलग अलग समाज, जैसे कि वो जो यूरोप था अलग अलग समाज में बटा हुआ था। जैसे हैब्सबर्ग साम्राज्य में लोग जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, इटली आदि अलग अलग भाषाएं बोलते थे। यहाँ पर आप हैब्सबर्ग साम्राज्य देख सकते हैं कौन कौन से क्षेत्र आते थे। तो हैब्सबर्ग साम्राज्य में विभिन्न लोग विभिन्न भाषा बोलते थे। तो क्या ये एक है? नहीं, ये अलग है। तो क्या करना होगा, इसके लिए हमें राष्ट्र का निर्माण करना होगा। राष्ट्र का निर्माण मतलब सभी के लिए एक समाज का निर्माण करना होगा। तो इसलिए आइए हम लोग सबसे पहले यूरोप की समाज की संरचना देखते हैं, उसके बाद उदारवादी राष्ट्रवाद को समझते हैं, उसके बाद रूढ़िवादी का क्या विचार था इस पर बात करते हैं, और फिर क्रांतिकारियों का क्या योगदान था यूरोप में राष्ट्रवाद के, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। यानी कि राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा, इस पर हम लोग बात करेंगे। यूरोपीय समाज की संरचना की अगर बात करें तो 19वीं शताब्दी से पहले यूरोप का समाज दो वर्गों में बटा था। पहला जो वर्ग था वह उच्च वर्ग था, जिसे कुलीन वर्ग कहते थे। दूसरा जो वर्ग था वह निम्न वर्ग था, जिसे कृषक वर्ग कहते थे, और यह कृषि का कार्य करता था और इसे ही कर देना पड़ता था। ये महत्वपूर्ण बात था। उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग, और इस तरफ है निम्न वर्ग और कृषक वर्ग। इन दोनों में क्या अंतर था? उच्च वर्ग की जो जनसंख्या थी बहुत ही कम थी, जबकि निम्न वर्ग की संख्या बहुत अधिक थी। उच्च वर्ग का वर्चस्व था और निम्न वर्ग तो निम्न वर्ग था, इसका वर्चस्व नहीं था। उच्च वर्ग के पास जमींदार था, यानी इसके पास बहुत सारे खेत के मालिक थे, इसके पास बहुत सारी जमीन थी, जबकि निम्न वर्ग जमीनहीन था। इनके पास जमीन या तो थी ही नहीं या तो किराए पर रहते थे। ये दो कारण था। उच्च वर्ग के पास सभी अधिकार दिए जाते थे, जबकि निम्न वर्ग के पास किसी भी तरह का अधिकार नहीं दिए जाते थे। यूरोपीय समाज, इस आधार पर हम लोग समझ सकते हैं कि यूरोपीय समाज में बहुत ज्यादा असमानता थी, ये असमान रूप से विभाजित था। तो ये था यूरोपीय समाज। 19वीं सदी के बाद अगर बात करें तो यहाँ पर एक नया वर्ग जुड़ गया, नया वर्ग, और इस वर्ग को बोला गया मध्य वर्ग। चूंकि यह वर्ग नया था तो इसे नया मध्य वर्ग बोला गया। तो नया मध्य वर्ग कौन था? इसमें कुछ हम ये नहीं बोलेंगे कि ये कह सकते हैं तृतीय क्षेत्रक का था या फिर प्रथम क्षेत्रक था। ये दोनों से था। प्रथम वर्ग से यानी कुलीन वर्ग से भी था और निम्न वर्ग से भी लोग थे, और इसमें सभी पढ़े लिखे लोग थे। और जैसे कि शिक्षक, डॉक्टर, उद्योगपति, व्यापारी, ये सारे किस में आते थे? मध्य वर्ग में आते थे। क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे थे, तो पढ़े लिखे होने के नाते उन्होंने एक समान कानून की मांग की, यानी कि उदारवादी राष्ट्रवाद। उदारवादी राष्ट्रवाद क्या है, आइए इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि उदारवादी राष्ट्र की मांग उन्होंने क्यों की थी। उदारवादी जो राष्ट्रवाद होता है वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को साथ देता है, यानी कि वो चाहता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिले, कानून के समक्ष जो सबको बराबर का अधिकार मिले, सब एक समान हो। सरकार का पक्षधर होता है, ये सरकार के पक्ष में होता है, और ये बाजार की स्वतंत्रता की मांग करता है, और ऐसे ही व्यक्ति को क्या बोलते हैं? उदारवादी राष्ट्रवाद बोलते हैं। उदारवादी राष्ट्रवाद के चलते ही जो राष्ट्रवाद का विचार है वह सब जगह फैलने लगा, और इसी वजह से 1789 में क्या हो गया था? फ्रांस की क्रांति। तो अब हमने समझ लिया फ्रांस की क्रांति का क्या कारण था, फ्रांस की क्रांति क्यों हुई थी, और फ्रांस की क्रांति के पहले क्या क्या चीजें हो रहा था।
अब इससे क्या, फ्रांस की क्रांति जब हो गई उसके बाद क्या हुआ? फ्रांस की क्रांति के बाद राज्य के अंदर जो भी नियंत्रण था, चाहे वह चीजों पर हो, पूंजी पर हो या आवागमन पर हो, सारे जो नियंत्रण थे वो खत्म कर दिया गया। लेकिन अलग अलग राज्यों के बीच का जो नियंत्रण था यानी सीमा शुल्क था उसे खत्म नहीं कर पाया। तो क्या किया गया? ये जो सीमा शुल्क था ये खत्म नहीं कर पाया, तो इसके लिए एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था जोल्वेराइन। जोल्वेराइन एक संगठन था जो क्या करता था, जितने भी शुल्क अवरोध थे, शुल्क अवरोध मतलब सीमा पर लिया जाने वाला कर अधिक, यानी कह सकते हैं कि आप किसी वस्तु को बेच रहे हैं किसी दूसरे देश में तो आप पर बहुत ही ज्यादा टैक्स लिया जाता है। यानी कि अगर किसी वस्तु का कीमत 10 रुपये है और उस पर हो सकता है कि 12 रुपये का टैक्स ले रहा है, हो सकता है बहुत अधिक मान के चलते हैं, तो ये एक बहुत अधिक टैक्स है। ऐसा इसलिए लिया जाता है ताकि आप उधर अपनी वस्तु को बेचने के लिए नहीं जा रहे, इसे ही शुल्क अवरोध कहते हैं। तो ये जो शुल्क अवरोध थे इसे समाप्त कर दिया गया, किसके तहत? जोल्वेराइन के तहत। और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई। इससे पहले 30 मुद्राएं थी। अगर भारत में एक मुद्रा है जिसे बोलते हैं रुपये, अगर भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुद्राएं चलती तो आपको बहुत ही ज्यादा परेशानी होती। तो इसी प्रकार से यूरोप में भी बहुत ज्यादा मुद्रा चलती थी, लगभग 30 मुद्राएं चलती थी, परंतु इसकी संख्या कितनी कर दी गई? 2 कर दी गई। नेपोलियन के समय में एक महत्वपूर्ण बात था, केवल पुरुष ही थे जिनके पास धन है, पुरुष जिनके पास धन है वही वोट दे सकते थे, याद रखिएगा। तो ये कह सकते हैं फ्रांस की क्रांति के दौरान, फ्रांस की क्रांति के बाद ये सारे कदम उठाए गए थे। अब आता है रूढ़िवाद। रूढ़िवाद कौन थे और उनके क्या विचार थे? रूढ़िवाद 1815 के बाद जो था नया रूढ़िवाद आया। 1815 में नेपोलियन को हरा दिया गया। नेपोलियन हार गए और इसको हराने के लिए ऑस्ट्रिया, प्रशा और रूस, ये तीनों ने मिलकर के लड़ाई किया और इसके साथ था ब्रिटेन। तो कह सकते हैं 4 ने मिलकर के लड़ाई किया और इन्होंने नेपोलियन को हरा दिया। कहाँ हारे थे नेपोलियन? नेपोलियन वाटरलू की लड़ाई में हार गए थे। इसके बाद यूरोपियन सरकार ने पारंपरिक संस्थाएं और परिवार को बनाए रखना चाहते थे, यानी कि जो परंपरागत तरीका चल रहा है उसी को वो रखना चाहते थे। और इसके लिए नेपोलियन के समय में जितने भी बदलाव हुए थे उन सबको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। तो यहाँ पर समझ सकते हैं नेपोलियन के जो भी बदलाव थे उसे खत्म करने का कारण, क्योंकि वो अपना पारंपरिक जो राजा वाला व्यवस्था है उसे ही लाना चाहता है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये सारे चीज किया और नेपोलियन के समय में जितने बदलाव थे उसे खत्म कर दिया गया। कैसे खत्म किया? खत्म करने के लिए एक समझौता हुआ, संधि हुआ, जिसे क्या बोला गया? वियना संधि या वियना समझौता। आइए समझते हैं वियना संधि या वियना समझौता के तहत क्या क्या बातें कही गई थी। इस संधि के तहत 3 निर्णय लिया गया था और ये मुख्य 3 निर्णय जो था वह क्या था? फ्रांस की सीमा जो था उस पर कई राज्य कायम कर दिया, यानी कि फ्रांस के सीमाओं पर राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस अपना विस्तार ना कर सके, फ्रांस जो है बड़ा नहीं हो सके। फ्रांसीसी क्रांति के तहत जो बुर्बो वंश को हटाया गया था उसे क्या किया गया? सत्ता में बहाल किया गया था। फ्रांस की क्रांति के तहत जो लुईस अल्वा था वह बुर्बो वंश का था और उसे हटा दिया गया था, उसे मार दिया गया था, फांसी दे दिया गया था और अब उसे हटा करके नेपोलियन आ गए थे। परंतु अब फिर से उसका जो अगला शासक है उसे लाया गया और फ्रांस में फिर से बुर्बो वंश को बहाल किया गया और राजतंत्र को ही जारी रखा गया, जबकि लोग प्रजातंत्र की मांग कर रहे थे। और ये किसके कारण हुआ था? रूढ़िवादी के कारण हुआ था। क्यों हुआ था? आपको पहले ही बता चुके रूढ़िवादी क्या होता है। हेलो गाइस, अब आपको इसकी वीडियो आपको पार्ट 2 में मिलेगी। आपको अगर ये वीडियो देखनी है तो आप इसकी वीडियो पार्ट 2 में जाके देख सकते हैं। थैंक यू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारे ये नए नए वीडियो आप तक पहुँचे एंड आपके दोस्तों को भी हमारे वीडियो का प्रॉफिट हो सके। जो आप इस वीडियो को हमारे पार्ट 2 में देख सकते हैं।